दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने फिर से उपस्थित जेपी सर, ग्रोटिक जेपी सर चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आया हूं, जो आपके आरएस भर्ती हो, आईएएस भर्ती हो, आपके मेंस एग्जाम हो, उनके रिलेटिव बहुत ही शानदार, आपके टीचर भर्ती हो, उनके रिलेटिव ये जो आपकी राज्यसभा से संबंधित मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। एक ही वीडियो में एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। कोशिश करेंगे हम इसको समझने की। तो चलते हैं हम बोर्ड पे। यह हमारा है राज्यसभा। इस राज्यसभा को सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जो राज्यसभा है, हमारे जो राज्यसभा है वो संसदीय शासन प्रणाली हमारे ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता हमारी ब्रिटेन से ली गई है। विधि और कानून भी हमारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो उन्होंने उनके अंदर क्या होते हैं, जो ऊपरी सदन, जो अपने राज्यसभा है, वो ब्रिटेन में इसको कहते थे ऊपरी सदन कहते थे। क्या कहते थे? ऊपरी सदन। जब ऊपरी सदन कहते थे, इसलिए इनको इंग्लिश में कहते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और हमारे जब राज्यों की सभा है, यानी सभी राज्यों से मिलकर के आपके राज्यसभा सांसद बनते हैं, भेजे जाते हैं सभी राज्यों की विधानसभा से, इसलिए इनको हाउस ऑफ स्टेट कहा गया। यानी जो राज्यों के जो सदस्य हैं वो मिलकर के कहा जाते हैं, आपकी राज्यसभा में पहुंचते हैं। तो इसके बाद में इसको और क्या क्या कहते हैं, इनको उच्च सदन भी कहा गया है। उच्च सदन, उच्च सदन भी कहा गया। इनको स्थायी सदन भी कहा गया, स्थायी सदन भी कहा गया। इनको बड़ा सदन भी कहा गया, बड़ा सदन भी कहा गया। तो ये इनके नाम हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये नाम इन सबको, इसका सभी का नाम है, राज्यसभा से संबंधित है। इनको यानी उच्च सदन कहेंगे, इनको स्थायी सदन कहेंगे, इनको बड़ा सदन भी कहेंगे। और इनको एक और नाम है विशेषज्ञ सदन, यानी विशेष सदन, विशेष सदन। चलो अब इन समझते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रिटिश शासन प्रणाली से वहां से लिया गया है भारत के अंदर, इसलिए राज्यसभा को वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा था। क्योंकि ये निम्न सदन जो आपके लोकसभा हैं, उनके ऊपर में बैठते थे स्थान बैठने का, इसलिए इसको ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा गया। और उसके बाद में ये जो राज्यों की सभा है, इसलिए इसको हाउस ऑफ स्टेट कहा गया। और उसके बाद इसको उच्च सदन किया गया, क्योंकि ब्रिटेन में इसको कहा जाता था ऊपरी सदन, इसलिए हमारे यहाँ भी क्या किया जाता है, आपके उच्च सदन कहते हैं। और एक आपके इसको स्थायी सदन क्यों कहते हैं? स्थायी सदन का मतलब ये है कि ये जो सभा है राज्यसभा, ये कभी भी भंग नहीं होती है, कभी भी भंग नहीं होती है, भंग नहीं होती। क्या कारण है इसका, ये भी समझा देते हैं। जैसे लोकसभा है, उनका जो कार्यकाल है वो आपके 5 वर्ष तक होते हैं, और 5 वर्ष से उसके पहले भी, पूर्व में भी इसका विघटन कर सकते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के कहने पे, आपके मंत्रिपरिषद के कहने पे प्रधानमंत्री हैं वो आपके लोकसभा को भंग कर सकता है। बाकी आपके जो राज्यसभा है ये कभी भी भंग नहीं होने वाली, यानी लगातार चलने वाली है। तो ये क्यों? क्योंकि इनके अंदर इनका जो कार्यकाल है वो आपके इसको भंग नहीं कर सकते, क्योंकि इनको लगातार सदस्य हैं, वो जैसे रिटायर होते हैं दूसरे सदस्य आकर के यहाँ पे आपके नियुक्त हो जाते हैं। तो अब इसके बाद में बड़ा सदन, बड़ा सदन इसको इसलिए कहा गया है, ये पैसा वाला सदन भी है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं विशेषज्ञ होते हैं, इंजीनियर होते हैं, आपके जो कला के संबंधित हो, आपके समाज सेवी हो, यानी बहुत बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आकर के आपके विधानसभा द्वारा सुन करके इनको राज्यसभा में भेजते हैं। इनको राज्यसभा में भेजने का एक बड़ा मकसद है कि इनको जब राज्यसभा में भेजते हैं तो ये राज्यों की बात रखते हैं। अगर किसी राज्य, अगर कोई लोकसभा द्वारा कोई बिल रखा जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है, तो क्या होता है कि ये इनके विपक्ष में बैठते हैं और इनको कहने का पूरा अधिकार होता है, क्योंकि जो बिल होता है वो लोकसभा में अगर पास भी कर दिया जाता है तो राज्यसभा में आकर के या डिस्कस होकर के इनको रोकने की कोशिश की जाती है। अगर वो बिल आपके मानव के खिलाफ हो, आपकी जनता के खिलाफ हो, देश के विकास के खिलाफ हो, तो उनमें ये विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं। ऐसे है हमारी राज्यसभा। उसके बाद में इनको विशेष सदन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे जो विशेषज्ञ होते हैं, आपके जैसे इंजीनियर हो गया, आपके जो जैसे किसी भी कला के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, इंजीनियर के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, आज समाज सेवी हो, आपके कोई बड़े नेता हो, उनको वहां पे राज्यसभा में भेजा जाता है। तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा। अब हम इनको समझते हैं, इनको आर्टिकल से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो पहले समझते हैं हम संसद की बात में, क्योंकि संसद के 2 सदनों की बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा लोकसभा, लोकसभा हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो संसद है वो आपके आर्टिकल 79 के तहत इनका गठन होता है। और आपके संसद के जो पार्ट हैं, यानी ये आपके लोकसभा, उसके बाद में आपके राज्यसभा, और उनके बाद में तीसरा होता है राष्ट्रपति। ये मिलकर के आपके संसद बनती है, संसद बनती है। अब लोकसभा
राज्यसभा देखना, ये 79 है और आपकी जो राज्यसभा है वो आपके हैं 80। अनुच्छेद आर्टिकल 80 में आपके राज्यसभा के गठन की बात की गई है और लोकसभा है 81। आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये उच्च सदन है तो पहले आएगा, यानी संसद में संसद 79 तो 80 में आपकी राज्यसभा हो गई, क्योंकि ये उच्च सदन है पहले इनका नाम आएगा। तो 80 अनुच्छेद 80 के अंदर ये हो गया, तो 79, 80 और 81। तो आप समझ में आ जाएगा कि संसद 79, राज्यसभा 80 और आपके जो लोकसभा है वो आपके 81 आर्टिकल के तहत इनका गठन किया गया है। अब हम राज्यसभा के गठन की बात करते हैं, तो इनका जो गठन है वो आप समझते हैं। इनका जो गठन हुआ था वो आपको समझना है। 3 अप्रैल, ये याद रखना है, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का क्या हुआ था, अपने भारत के अंदर गठन हुआ था। और इनकी जो पहली बैठक वो आपके हुई थी 13 मई, यानी समझ में आ जाएगा। इसमें 10 जोड़ेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, और अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, मई आता है, और 1952 की बात करते हैं। ये है लोकसभा की पहली बैठक भी 13 मई को 1952 में हुई थी, और आपके राज्यसभा की पहली बैठक है वो भी 13 मई 1952 में हुई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन अगर पुटअप होता है तो आपकी गलत नहीं जाना चाहिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप बार बार हुआ है और आप इसको समझ सकते हैं। अब हम इनको पॉइंटों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है नंबर 1 आपके हो जाएगी राज्यसभा की संरचना। तो अब हम संरचना के बारे में समझते हैं कि राज्यसभा में संरचना है, उनके बारे में समझेंगे। तो जैसे ये राज्यसभा है, तो इन राज्यसभा के अंदर आपके टोटल यानी अधिकतम संख्या कितनी होती है, अधिकतम संख्या किसकी, आपके सदस्यों की, यानी आपके जो राज्यसभा के सांसद हैं जो विधानसभा से चुन करके आपके राज्यसभा में पहुंचाए जाते हैं, तो उनकी अधिकतम संख्या है वो कितनी होती है, तो आपके 550 होती है। कितनी होती है, सॉरी 250 होती है, 250 होती है। ये 250 को दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं हमारे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ये जो संख्या है वो आपके 338 होती है। कितनी, यानी केंद्र और राज्यों से सुनकर के आएंगे वो टोटल है आपके 338, और एक जो है वो आपके 12 सदस्य हैं वो आपके आएंगे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा आपके क्या होंगे, मनोनीत होंगे। ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया। यानी जो 238 है वो 238 आपके कहां से हैं, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से, और जो राष्ट्रपति चुनते हैं वो आपके 12 मेंबर, ऐसे करके आपकी अधिकतम संख्या है 250। अब हम वर्तमान की बात अगर इसको करते हैं, तो वर्तमान के बारे में हम इसको फैक्ट याद करते हैं, तो आपके 200 टोटल 245 सदस्य हैं वो आपके राज्यसभा में वर्तमान में है। और इन 245 में से आपके 229 जो सदस्य हैं वो आपके राज्यों से आएंगे। कहां से आएंगे, राज्यों से, और आपके 4 जो सदस्य हैं वो आएंगे आपके केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। कंफर्म हो गया। यानी वर्तमान में 245 में से 229 जो सदस्य हैं वो आपके राज्यों से, यानी आपके जो 28 राज्य हैं और 8 आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से सुन करके, तो उन राज्यों में से तो आएंगे आपके 229, और आपके केंद्र शासित प्रदेशों में से सुन के कितने आएंगे, वो आपके आएंगे 4 मेंबर। अब ये दो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये कौन कौन सी हैं, आपके कहां का ज्यादा विधानसभा होगी वहां से आपके क्या होंगे, राज्यसभा सांसद उनके आते हैं। तो 1 नंबर पे आपके दिल्ली में हमारी विधानसभा है, तो वहां से भी आपके चुन करके आएंगे। और 2 नंबर पे आपके पुदुचेरी, ये जो पुदुचेरी है यहां से, ये दोनों जो केंद्र शासित है यहाँ पे क्या है, आपके विधानसभा है। जिस प्रकार राज्यों में विधानसभा होती है उसी प्रकार आपके इन केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है। इन दो केंद्र शासित प्रदेशों में इनको यूटी भी कहते हैं, यूटी, ठीक है। तो यहाँ से विधानसभा, ये इनमें विधानसभा है, इसलिए यहाँ से मेंबर चुन के आएंगे। वो कितने आएंगे, आपके केंद्र शासित प्रदेश से 4 मेंबर, और आपके 229 है वो आपके राज्यों से चुन करके आएंगे। ये जो टोटल मारोगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 233 हो जाएंगे। और 12 जो सदस्य हैं वो आपके वापिस राष्ट्रपति द्वारा आपके क्या होंगे, मनोनीत।
मनोनीत। आई होप समझ में आया होगा। देखो 233 प्लस 12 आप जोड़ोगे, आपके 245 जो है वो आपके सदस्य संख्या आपके राज्यसभा के सांसदों की हो जाएगी। तो पहला फैक्ट आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो मैं दूसरी संरचना दूसरी पढ़ाएंगे हम, दूसरा इसके अंदर टॉपिक है वो आपको सुनेंगे। अब इनके निर्वाचन से संबंधित हम पढ़ेंगे। किससे? निर्वाचन, यानी इनका जो चुनाव है वो चुनाव किस आधार पर होगा, उस चुनाव से संबंधित हम पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं इसको मिटा सकूं। आपको पूरा समझ में आएगा। आप वीडियो को आप देखते रहें, नोट्स बनाते रहे साथ साथ में, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो एक बार दो बार वीडियो आप देखोगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। तो अब है दूसरा है हमारा निर्वाचन, यानी इनका जो निर्वाचन होगा राज्यों एवं केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेशों। ये देखो, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, ये जो मैंने अभी आपको समझाया था, हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित है? वर्तमान में आपके 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। इन 28 राज्यों से आपके क्या है? इन राज्यों में विधानसभा है, और इन विधानसभा के आधार पर ये देखो कि इसके जो इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इनको किस आधार पे, इनके आधार क्या है, इनको जो ये जो सीटें सौंपी गई हैं, उनको सीटें जो सौंपी गई हैं उनका आधार क्या है? तो आपको आधार याद रखना है, आधार वर्ष। आधार वर्ष यानी इसको किस आधार पर रखा गया है? पहले तो इनका आधार वर्ष है वो आपके 1971 की जो जनगणना हुई थी, जनगणना, उनका आधार रखा गया है। यानी 71 में आपके जो आधार वर्ष हैं, उस टाइम में जितनी भी जनसंख्या थी, तो आधार क्या था? इनकी जनसंख्या। वर्तमान में किसी राज्य की जनसंख्या बढ़ गई है, जैसे बिहार है, आपके बिहार है, तमिलनाडु है, उनकी जैसे जनसंख्या तो बड़ी है, बाकी फिर भी उनके जो राज्यसभा के जो सीट है, आपकी अनुसूची आपको मैंने पढ़ाया था, तो आपकी अनुसूची 4, यानी अनुसूची 4 में ये कहा था, यानी कि राज्यों में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा यानी आवंटन, यानी राज्यसभा सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा सीटों का आवंटन आपकी अनुसूची 4 में दिया गया है, और उनमें ये आधार वर्ष है 1971 के आधार में इनको माना गया है। और इनका आधार क्या था? आपकी जनसंख्या थी, यानी जिससे ज्यादा जनसंख्या, अगर हम क्षेत्रफल की बात करते तो हमारे राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य था, तो वहां से अपने राज्यसभा सांसद ज्यादा चुने जाते, बल्कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होने का जो कारण है वो आपकी है जनसंख्या, क्योंकि उस टाइम में 1971 की जो जनगणना हुई थी, उस टाइम में जिस राज्य की जनसंख्या जितनी थी, उनके आधार पर इनके सीटों का क्या कर दिया गया? आवंटन कर दिया गया। और इस प्रकार यहाँ पे सबसे जो बड़ा हमारे भारत में जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से आपके 31 सांसद है विधानसभा द्वारा चुन करके आपके राज्यसभा में भेजे जाते हैं। और हमारे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान से आपके 10 सांसद हैं, वो आपके राज्यसभा में विधानसभा के द्वारा चुन करके भेजा जाता है। तो आपको ये निर्वाचन से संबंधित जो भी पॉइंट था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा जो उनका पॉइंट देखते हैं, आज जनगणना की बात करते हैं। जनगणना तो होगी 1971 की रखी, क्योंकि अभी 2000 आपके कौन सी चल रहे थे? 2021 में अभी जनगणना हुई है। अभी तो भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, हर राज्यों की जनसंख्या है वो बढ़ गई है। तो अब इसकी तुलना अगर करनी चाहे आप, तो आप एक यूएसए में कौन सा सिस्टम है, अगर तुलना करके अगर समझते हैं, तो आपके जो अमेरिका है, कहां है? अमेरिका में क्या किया? ये कि ये बात है, देखो, अगर ये कोई राज्य है, ये क्या है? राज्य, और ये आपका छोटा राज्य है, एक ये आपका बड़ा राज्य, एक है आपका बड़ा स्टेट है। बाकी वहां पे इनकी जो है वो जो संख्या है, यानी राज्यसभा सांसदों के चुनने की जो संख्या है, इनको बराबर रखा गया। क्या रखा गया? बराबर। जबकि हमारे भारत में ऐसा सिस्टम नहीं अपनाया, अमेरिका की तरह हमारे भारत में नहीं अपनाया, क्योंकि भारत में जनसंख्या अगर ज्यादा है
उन्हीं के आधार पर रखा। बाकी यहाँ पे चाहे जनसंख्या ज्यादा हो, चाहे क्षेत्रफल ज्यादा हो, उनके राज्यों की जो सीटों का जो आवंटन है वो आपके बराबर रखा गया है, चाहे छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो। जबकि हमारे भारत में बड़े राज्य यानी जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो उनके आपके सीटों की संख्या ज्यादा है, और जैसे मतलब जनसंख्या कम है उन राज्यों की सीटों की संख्या कम दी गई है। इसलिए हमारे राजस्थान में अगर यहाँ क्षेत्रफल की बात होती तो राजस्थान का नंबर फर्क आता और सबसे ज्यादा हमारे सांसद चुन करके राज्यसभा में राजस्थान की विधानसभा गई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो तीसरा हमारा जो पॉइंट होगा वो आप लिखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा जो आपके पॉइंट है वो आप समझते हैं। अब हम इनकी योग्यता की बात करते हैं। योग्यता या आपकी अर्हता यानी आपकी एबिलिटी कितनी है। तो इनकी एबिलिटी के बारे में अगर हम समझते हैं तो नंबर एक वो भारत का नागरिक कोई भी हो, भारत का नागरिक हो, नंबर एक यानी भारत का नागरिक यानी बाहर के भी होने चाहिए, हमारे भारत में उनका जन्म हो, भारत की नागरिकता प्राप्त हो वो व्यक्ति हो। नंबर दो, उनकी जो उम्र की बात करते हैं, उम्र यानी आयु, वो आयु आपके 30 वर्ष हो। कितनी? 30 वर्ष पूरी कर सकते हो, 30 वर्ष पूरी कर सकते हैं। इसको समझते हैं अपन संसद के आधार पे। मैंने ये बताया आपको, देखो ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है और ये आपके राष्ट्रपति है। तो अब इनको आप समझ सकते हो। देखो याद करेंगे तो लोकसभा की जो आयु है वो आपके कितने वर्ष की है? 25 वर्ष रखी है। राज्यसभा की आपकी आयु है वो 30 वर्ष रखी है, और आपके जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु रखी है वो आपके 35 वर्ष रखी है। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। लोकसभा 25, राज्यसभा 30 और राष्ट्रपति 33 वर्ष। तो ये आपको समझ में आएगा। इसलिए देखो ये राज्यसभा की जो आयु है वो आपके 30 वर्ष रखी गई है। कौन सी रखी गई है? 30 वर्ष रखी गई है। और तीसरा जो अपना पॉइंट है, यानी जो मानसिक रूप से पागल या दिवालिया नहीं हो, मानसिक रूप से पागल या दिवालिया घोषित न हो। ये जो तीसरी आपकी योग्यता के बारे में रखा है कि मानसिक रूप से कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक रूप से वो अगर पागल या दिवालिया घोषित किया गया है डॉक्टर के आधार पे या किसी भी आधार पे, तो वो व्यक्ति है वो आपके इनकी योग्यता में अर्हता प्राप्त नहीं कर सकता, उनको हम नहीं रखेंगे। तो तीसरे ये हो गए। अब चौथा जो पॉइंट है वो आपके होगा उनके किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर न हो। अब ये क्या है इसको समझ देते हैं कि लाभ का पद क्या होता है। यानी जो सरकारी नौकर हैं, जो अपने सरकारी गवर्नमेंट के कर्मचारी यानी सरकारी आपके जो नौकरी करने वाले नौकर हैं, वो जो सरकारी कर्मचारी हैं वो पद उनके पास हो तो वो लाभ का पद गिना जाता है। आपके सांसद हो, विधानसभा विधायक हो, मंत्री हो, वो किसी भी लाभ का पद नहीं गिना जाएगा। आपका लाभ का पद गिना जाएगा किसी भी बड़े ओहदे पे सरकारी कर्मचारी के पद पे अगर वो व्यक्ति हैं तो वो लाभ का पद गिना जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो तीसरी जो योग्यता वाला पॉइंट है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो इनकी स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं इसको मिटा करके चौथा पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूं। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आएगा। आपको बस एक बार देखना है, आप देखोगे तो आपको 100% समझ में आएगा पूरा टॉपिक। यहां से अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होगा आपका क्वेश्चन गलत नहीं जा सकता, क्योंकि अपन समझेंगे और बार बार इनका रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नोटबुक तैयार रखो, नोट बनाते रहो ताकि आपको समझ में आता रहेगा। तो हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो आपके कार्यकाल की अगर बात करते हैं, इन कार्यकाल को समझने के लिए यहां पे मैं समझाऊंगा कार्यकाल। अब देखो कार्यकाल की अगर बात आएगी, राज्यसभा की कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा की कार्यकाल में अपना जो संविधान है वो मौन है, यानी इनके कार्यकाल की बात इसमें नहीं बताई गई है। संविधान क्या है? मौन है। जबकि इनके जो सदस्य जो सांसद होते हैं राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उन सदस्य का जो कार्यकाल है वो आपके होता है 6 वर्ष। क्या होता है? 6 वर्ष। ये कंफर्म है, आपको याद रखना है। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो आप एक संविधान वो उस बारे में मौन है, और अगर राज्यों के सदस्यों की बात करेंगे राज्यसभा के तो वो आपके 6 वर्ष है। इसमें एक फैक्ट है, वो आपको फैक्ट याद रखना है, यानी इसका जो फैक्ट है वो आपको फैक्ट याद रखना है।
प्रति 2 वर्षों में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। समझते हैं क्या है, यानी ये फैक्ट आपको कंफर्म याद रखना पड़ेगा। ये बार बार क्वेश्चन यहां से पुट हुआ है और आपको याद रखना है। ये क्या कह रहा है, प्रति 2 वर्षों में 1/3 सदस्य हैं वो आपके रिटायरमेंट लेंगे यानी अवकाश ग्रहण करेंगे, इसलिए इसको क्या कहा गया है, स्थायी सदन कहा गया है। और इनको फैक्ट को समझने के लिए मैं आपको समझा देता हूं। आप यहाँ पे जैसे इनका 1/3 सदस्य की बात करते हैं तो आपके 99 नंबर देते हैं। अगर हम 99 सदस्यों की बात करें और इस आधार पर अपन समझते हैं तो इनको फैक्ट को समझाते हैं। और इनका जो कार्यकाल तो होता है वो कितना होता है सदस्यों का, 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्षों में 1/3 जो सदस्य है वो अवकाश ग्रहण करते हैं यानी रिटायर्ड होते हैं और उनके स्थान पे दूसरे सदस्यों का चुनाव करके यहाँ राज्यसभा में भेजा जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए इनको स्थायी सदन कहते हैं। इसलिए हम समझते हैं इसको, जैसे 2012 के बाद 2014, उसके बाद 2016, उसके बाद 2018, फिर उसके बाद 2020। अब हम समझते हैं, जैसे ये 2012 है, फिर 2014 है, 2 साल का कार्यकाल है। 2 साल में क्या होगा, प्रति 2 वर्ष में 1/3 मेंबर है वो क्या है, अवकाश ग्रहण करेंगे। जबकि इन सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना है, 6 वर्ष है। प्रत्येक सदस्य है उनका जो कार्यकाल है वो कितना है, 6 वर्ष है। अब माना कि कोई जो 2 वर्ष 2012 में मान लो ये 33 सदस्य हैं, वो यहाँ पे आए। 2014 में भी 33 सदस्य आए, 2016 में भी मान लो 33 सदस्य आए। अब कैसे आते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। देखो, अब इस व्यक्ति की नियुक्ति मान लो इसको चुनाव करके राज्यसभा में भेजा, इन 33 व्यक्तियों की जगह इस 33 व्यक्ति हैं वो आपके 2 दूनी 4 और 2 दूनी 6 यानी ये व्यक्ति कहां आकर के यहां तक आएंगे और यहां आने के बाद के क्या होंगे, ये रिटायर होंगे यानी अवकाश ग्रहण करेंगे। यानी ये व्यक्ति है 6 साल इनका कार्यकाल यहाँ आकर के पूरा हो रहा है और ये रिटायर होंगे। यहाँ फिर क्या होगा, चुनाव होगा और चुनाव होकर के वापिस 33 सदस्यों का क्या होगा, आपके नियुक्ति हो जाएगी, राज्यसभा में पहुंचा जाएगा। फिर इनके नंबर आते हैं 2014 वालों, जो 2014 में 33 जो सदस्य आए वो सब कब रिटायर होंगे, तो वो 2018 में आपके 6 साल हो जाएंगे, 2 और 2 यानी 6, 2 + 2 + 2 यानी 6, यानी 2018 में ये जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और यहाँ आकर के वो रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब 33 सदस्य हैं वापिस चुनाव होगा और 33 सदस्यों की यहाँ पे चुनाव करके राज्यसभा में भेजा जाएगा। उसके बाद में हम 2016 में आएंगे तो इनके जो सदस्य हैं इन 33 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होगा 2022। ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहेगी और इनका चुनाव होकर के आपके 33 सदस्य यानी 1/3 सदस्य हैं उनकी जो आपके चुनाव करके उनको राज्यसभा में भेजा जाएगा। और इस प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, स्थायी सदन, यानी ये कभी भंग नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या कहा गया है, स्थायी सदन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कौन से पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। एक पॉइंट और इसमें अगर याद करें, बाय द वे, अगर ये जो राज्यसभा सांसद है और इनके बीच में अगर कोई मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, अगर मृत्यु होती है तो बीच में चुनाव करके उनके पद को भरा जाएगा, राज्यसभा सांसदों को भरा जाएगा, मृत्यु होने की स्थिति हो तब। बाकी तो ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो आपके पॉइंट होगा वो आपका होगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये भी समझना जरूरी है। अब इनको जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो देखो, राज्यसभा के अंदर जो राज्यसभा है उनके अध्यक्ष की बात करते हैं, इनको कहते हैं सभापति। अध्यक्ष को क्या कहते हैं राज्यसभा में, सभापति। ये जो सभापति हैं, ये आपके भारत का पदेन जो उपराष्ट्रपति होता है वो इनका सभापति होता है। यानी जो उपराष्ट्रपति हैं, ये जो उपराष्ट्रपति हैं ये आपका क्या होता है, पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब क्या हुआ वो आपको मैं समझा देता हूं। यानी इनको जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को, ये इनके उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं, इन सभापति के कार्यकाल को निभाने के लिए इसलिए इनको कहा गया पदेन सभापति। और इनका जो वेतन है वो इस कारण से
यानी इस पद यानी ये सभापति बनने के मामले में इनको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। और वर्तमान में इनका जो वेतन है वो आपके 4.50 लाख है। ये आपको याद रखना है। ये वेतन इनके बढ़ते ही जा रहा है और इनके बिल पास करके इनको वेतन को बढ़ाया जा रहा है और ऐसे ये प्रक्रिया चल रही है अभी। तो सभापति के बारे में हो गया। अब होता है उपाध्यक्ष और इनका जो चुनाव, देखो इसमें एक लाइन आपको और याद रखनी है कि जो सभापति होता है ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। यानी ये सभापति है, ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। यानी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। कैसे? जैसे राज्यसभा और लोकसभा है, यानी नहीं तो ये लोकसभा का मेंबर है और नहीं आपके राज्यसभा का मेंबर है, फिर भी आपके क्या है, राज्यसभा का सभापति बनता है। इसलिए ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि आपके जो उपराष्ट्रपति है वो किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी आपकी राज्यसभा का सभापति यानी अध्यक्ष बनता है। ये आपको एक फैक्ट याद रखना है। यानी ये किसी भी सदन का मतलब सदस्य नहीं होता है। ये बात। अब आते हैं उपाध्यक्ष की बात। जो उपाध्यक्ष की जो बात है वो अपने यहां लिखते हैं, जैसे उपाध्यक्ष अध्यक्ष की बात हो गई। अब हम उपाध्यक्ष की बात करते हैं। उपाध्यक्ष की जो बात है वो आपके राज्यसभा के जो जितने मेंबर हैं यानी 245 जो मेंबर हैं इनमें से ही क्या होगा, चुना जाता है। यानी एक मेंबर है उन 245 में से चुन करके आपको उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अब क्या होता है, ये जो अगर राज्यसभा कोई अगर बिल की बात आएगी तब हम समझा देंगे। तो आपको ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात है वो आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, वर्तमान में आपके अभी दिखना हो तो वर्तमान में आपके जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति भी कौन है, तो आपको याद रखना है जगदीप धनखड़। ये क्या है, आपके सभापति यानी उपराष्ट्रपति भी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। ये आपके राजस्थान से बिलोंग करते हैं। कहां से? राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अब हम उपाध्यक्ष की अगर बात करते हैं, तो उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में इस उपाध्यक्ष कौन है, तो आपके हरिवंश नारायण सिंह। ये आपके क्या है, वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष पद पे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लो, ताकि हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट पॉइंट इनके आप अपन लेंगे आपके 7वां पॉइंट, यानी राज्यसभा के लिए विशेष, यानी राज्यसभा से कोई विशेष जो पॉइंट है वो अपन लेंगे। वो हम लेंगे आर्टिकल से संबंधित। एक अपना आर्टिकल है वो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 249। एक आर्टिकल याद रखना है अनुच्छेद 249 और एक आर्टिकल है वो आपका याद रखना है अनुच्छेद 312। इन दो आर्टिकलों के बारे में अपन वर्णन करेंगे। ये आर्टिकल ये 249 है, यानी राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है। इसके महत्व का राष्ट्रीय महत्व, यानी उससे राष्ट्र का
भला हो, ऐसा अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है तो राज्यसभा क्या करता है, कोई भी बिल को, यानी आपके जो विधेयक हैं या जो बिल हैं उनको क्या करते हैं, अपनी सभा में रखते हैं। पहले ये जो राष्ट्रीय महत्व के जो महत्व का जो विषय है उसका जो बिल है वो पहले कहाँ रखा जाएगा, आपके राज्यसभा में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, राज्यसभा में रखा जाएगा। जब हम ये पहले अगर राज्यसभा में रखेंगे तो इनको पास करना पड़ेगा। राज्यसभा को पास करने के लिए क्या होगा कि इनके जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों का 2/3 बहुमत के आधार पे पास होना चाहिए। किसके आधार पे, इनके जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उनको बहुमत के आधार पर 2/3 बहुमत अगर हासिल करके उस विधेयक को अगर पास कर दिया जाता है, उसके बाद भी ये कानून का रूप धारण नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद में केंद्र अगर चाहे तो क्या करेगा, लोकसभा में इस विधेयक को रखा जाएगा और इस लोकसभा में बहुमत के आधार पे उनको क्या करना पड़ेगा, आपके पास करना पड़ेगा। और बहुमत के आधार पर जब पास किया जाएगा तो उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जब इस पे सिग्नेचर करेंगे तभी ये आपका कानून का रूप धारण करेगा। कानून का रूप यानी कानून बन जाएगा तो वो मान्य होगा। ये आर्टिकल 249 ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व का कोई अगर विषय हो तो उसमें बिल सबसे पहले कहाँ रखा जाएगा, आपके राज्यसभा में रखा जाएगा। राज्यसभा में पहले रखेंगे तो उनके 2/3 बहुमत सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर उन बिल को पास करना पड़ेगा। और जैसे ही 2/3 सदस्यों के आधार पर ये बिल पास हो जाएगा तो केंद्र अगर चाहेगा तभी इस बिल को वह लोकसभा में रख करके उसको पास करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे, तभी जाके ये आपको कानून बनेगा, अन्यथा ये बिल रखने से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये आपके आर्टिकल 249 आपको समझ में आया होगा। अब हम आर्टिकल 312 की अगर बात करते हैं, आर्टिकल 312 की अगर हम बात करते हैं, ये जो आर्टिकल 312 है ये आपके क्या है, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, ये जो अखिल भारतीय सेवा से संबंधित आर्टिकल है, किससे संबंधित है, अखिल भारतीय सेवा। और अखिल भारतीय सेवा में आपके 3 प्रकार की सेवा आती है। नंबर 1 आता है आईएएस, नंबर 2 आता है आपके आईपीएस और नंबर 3 आता है आईएफएस। ये तीनों याद रखना है, ये आपके अखिल भारतीय सेवा के से संबंधित है। यानी आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यानी ये है आपके 3 प्रकार की जो सेवा है, ये आर्टिकल अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा में गिनी जाती है। और इनसे संबंधित अगर कोई बिल है तो वो आपके राज्यसभा में रखा जाएगा। किसमें रखा जाएगा, राज्यसभा में बिल है वो पहले रखा जाएगा। पहले कहाँ रखा जाएगा, आपके राज्यसभा में रखा जाएगा। और जैसे ही बिल हम राज्यसभा में रखेंगे तो इस बिल को भी पास करने के लिए राज्यसभा सदस्यों के 2/3 बहुमत से बिल अगर पास होगा तब वो आपके केंद्र के पास जाएगा। और केंद्र में जाने के बाद लोकसभा अगर चाहेगी, यानी केंद्र सरकार चाहेगी, लोकसभा चाहेगी तो इस बिल को रखेगी। ऐसा अभी तक होता नहीं है, अक्सर बहुत कम बार होता है। बाकी ये लोकसभा में, बस लोकसभा जब पास करेंगे इस बिल को तो उसके बाद आपके राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो वो क्या बनेगा, आपके कानून बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे क्वेश्चन पुट हुआ था कि जैसे ये 3 नाम पूछे जाएंगे अखिल भारतीय सेवा में संबंधित नहीं है तो ये 3 नाम तो होंगे और एक आपको इसमें दे देगा विदेश सेवा। ये विदेश सेवा है वो आपके अखिल भारतीय सेवा में नहीं गिनी जाती है, ये आपको कंफर्म याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये भी लिखा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो आपके ये भी देंगे और फिर अगर ये देंगे तो आपको विदेश सेवा है वो बाहर निकालना है। आपके यहाँ से क्वेश्चन पुट होने की संभावना है। या फिर आर्टिकल से पूछेगा तो आर्टिकल 312 में आपके अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है और आपके अनुच्छेद 249 है, ये राष्ट्रीय महत्व का अगर कोई विषय हो तो उसमें पहले बिल आपके राज्यसभा रखेगी। और अगर अखिल भारतीय सेवा से संबंधित कोई बिल हो तो पहले आपके बिल है वो किस तरह रखा जाएगा, आपके बिल रखा जाएगा राज्यसभा में। और राज्यसभा में रखने के बाद 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है और उसके बाद ही वो बिल पास माना जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार चाहेगी तो लोकसभा में रखेगी और अगर लोकसभा पास कर दी है तो राष्ट्रपति की जाएगा और राष्ट्रपति के पास में आप जाने के बाद में अगर वो हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो आपका कानून बन जाएगा 100%। आई होप आपको ये समझ में आया होगा आर्टिकल से संबंधित आपके, तो आ गया होगा समझ में। अब हम एक उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। ये जो उपराष्ट्रपति हैं
इनको समझ देते हैं। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हैं, इनको हटाने की जो प्रक्रिया की बात करते हैं, हटाना यानी हटाने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है, ये समझना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या किया जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए ये होगा, या तो ये अपना क्या देंगे, त्याग पत्र देंगे। क्या देंगे? त्याग पत्र। और ये त्याग पत्र किसको देते हैं? आपके राष्ट्रपति को। किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? आपके उपराष्ट्रपति को। ये इनका विलोम है, यानी अपोजिट क्रिया होती है। यानी या तो ये त्याग पत्र देंगे तब जाके ये अपने पद से हट सकते हैं, और या फिर क्या करना पड़ेगा, आपके सबसे पहले बिल, पहले जो बिल हैं या जो विधेयक हैं वो कहां रखा जाएगा? सबसे पहले राज्यसभा में रखा जाएगा। किसमें रखा जाएगा? राज्यसभा में रखा जाएगा। और राज्यसभा में रखने के बाद 2/3 बहुमत, 2/3 आपके बहुमत से ये क्या होना चाहिए? बहुमत से पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। और उसके बाद में ये लोकसभा के पास जाएगा, और ऐसे करके इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो आपके ये क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति हटाने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है, उनका बिल भी सबसे पहले कहां रखा जाएगा? राज्यसभा में रखा जाएगा। क्योंकि ये राज्यसभा के क्या है? पदेन सभापति हैं, इसलिए इनका बिल भी पहले कहां रखा जाएगा? इनका प्रस्ताव है, हटाने का जो प्रस्ताव है वो आपके राज्यसभा में रखा जाएगा। और राज्यसभा में रखने के बाद में 2/3 बहुमत से इसको पास करने के बाद फिर लोकसभा में जाएगा, फिर इसको पास करके राष्ट्रपति के पास जाएगा। ऐसे करके इस प्रक्रिया के आधार पर आपके उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तीसरा एक पॉइंट और है, एक छापे में और एक समझा देता हूं, धन विधेयक। धन विधेयक, ये जो धन विधेयक है, इनसे संबंधित एक फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन पुट हो सकता है। धन विधेयक तो वास्तविक क्या चीज है? धन विधेयक है, हमेशा इनका जो बिल है, हमेशा इनका जो बिल है वो धन विधेयक कौन, धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? आपके लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई जो बिल है, धन है, धन विधेयक है, वो धन है, वो बिल है यानी विधेयक है, यानी इसका फैसला आपके लोकसभा अध्यक्ष करता है। जबकि ये जो धन विधेयक है, जैसे ही आपके लोकसभा में रखते हैं, और लोकसभा में क्या है, मेंबर सबसे ज्यादा हैं, यानी आपके कितने 550, अभी वर्तमान 543 आपके 543 मेंबर है, और इनकी जो संख्या ज्यादा है, तो लोकसभा में ही तो इसी से तो मंत्रिपरिषद बनती है, और मंत्रिपरिषद इस बिल को क्या करती है? पास कर देती है। अगर ये बिल धन विधेयक है जो लोकसभा में पास होने के बाद में ये कहां जाएगा? आपके राज्यसभा में जाएगा। कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन पुट होता है, राज्यसभा में जैसे धन विधेयक अगर जाता है तो इनको 14 दिन का समय मिलता है। कितना दिन का समय मिलता है? 14 दिन का आप इनको टाइम मिलता है कि 14 दिन के अंदर इसका जवाब दिया जाए, इस प्रस्ताव, इस बिल का जवाब दिया जाए। अगर ये राज्यसभा है, 14 दिन के अंदर अगर इसका जवाब दी देती हैं तो स्वतः ही पास माना जाएगा, पास माना जाएगा। कंफर्म। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। मैंने आपको आज संपूर्ण तरीके से राज्यसभा के विषय पे संपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन अगर पुटअप होता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। राज्यसभा को आपको पढ़ा दिया है, इसको आप एक वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। जब आप पूरा देखोगे आपको 100% मैं गारंटी देता हूं कि इसमें से अगर क्वेश्चन पुटअप होगा आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।